राजनीति हलचल जारी है। फेरबदल का भी दौर शुरू हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा 2022 चुनाव में और भी फेरबदल हो सकते हैं। यह हलचल और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है और इस बार का चुनाव अगर कहा जाए कि सुनामी के लहर जैसा है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इतना उठा पटक किसी चुनाव में देखने को नहीं मिला था। और ऐसे में पडरौना विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, तो भाजपा में एक डिस्कशन चल गया है कि अब उनका अल्टरनेट कौन ले सकता है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो भी दावे करें, लेकिन जातिगत समीकरण को भी बखूबी समझती हैं और इस हिसाब से सीटों का बंटवारा होता है। और ऐसे में जब कुशवाहा बिरादरी से कोई व्यक्ति चला गया तो उस बिरादरी को एक इंडिकेशन देने के लिए, नेतृत्व करने के लिए कहीं ना कहीं कुशीनगर भाजपा में एक दबाव होगा कि उस खास बिरादरी के लोगों को, जो कि यहाँ के अच्छे खासे वोट बैंक हैं, उनको कैसे ओबलाइज किया जाए। तो ऐसे में एक नाम सामने आ रहा है फूलबदन कुशवाहा का, जो कि हिंदू युवा वाहिनी से लगातार कई वर्षों से कार्यकर्ता रहे, जिला महामंत्री हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह प्रतिपूर्ति होने वाली है और अगर ये चुनाव में आते हैं तो किस एजेंडे के साथ यहां पर चुनाव लड़ेंगे। स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो सवाल वही रहेगा जो हम सबसे पूछ रहे हैं, और इस समय कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जब चुनाव पास में है और यहां तक कि आचार संहिता भी लागू हो गया है, इस समय पार्टी को छोड़ जाना कहीं ना कहीं यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह से चैलेंज बढ़ा दिए हैं। वो कोई चैलेंज नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रवाद की पार्टी है, जिनके अंदर जो मन में था 5 साल कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किए। अगर इनके मन में पिछड़ी के लिए कुछ जगह थी, पिछड़ों की बात करने के लिए करना चाहते थे, तो 2 साल पहले किए होते। सदन में जब पहली बार गए उसी समय इस मुद्दे को उठाए होते, उन्होंने नहीं उठाया। 5 साल बाकायदा मंत्री के पद पे रहते हैं। मंत्री के पद जब चुनाव घोषित होता है तो उसके बाद इस बात को कहते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है उनकी अपनी राजनीति फंसती नजर आ रही थी, इसलिए ऐसा काम उन्होंने किया। तो अभी उन्होंने उन पे अपने सवाल पूरे खड़े कर दिए। अब यहाँ से जाने के बाद से भाजपा के लोग तो सवाल खड़े करेंगे, लेकिन आपकी भूमिका कहाँ रही ये 5 साल? ठीक है कि अगर आवाज नहीं उठा पाए, आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, आपने कभी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि भाई यहाँ पर कमियां हो रही हैं, हमारी कम्युनिटी में जो दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि उन्होंने जिस हवाले से कल रिजिग्नेशन किया है या छोड़ा है, उस हवाले को लेकर आप लोग कभी डिस्कशन नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जनपद में 2 कुशवाहा विधायक को दिया। एक गंगा सिंह कुशवाहा जी 2 बार विधायक रहे। माननीय मंत्री जी जो मौर्य जी छोड़ के कल चले गए, वो भी यहाँ से विधायक रहे भाजपा से। भाजपा में कुशवाहा का जो सम्मान मिला आज के पहले कभी नहीं मिलता था। समाजवादी पार्टी के जमाने में आपको याद होगा कि एनपी कुशवाहा जी को टिकट देती है सपा और फिर टिकट काट लेती है। ऐसा काम भाजपा नहीं करती है। भाजपा ने केशव मौर्य जी जैसे व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को सिराथू से उठा के लाती है और उप मुख्यमंत्री बना देती है। कुशवाहा का सम्मान और स्वाभिमान अगर कहीं संरक्षित है तो भाजपा में संरक्षित है। तो भाजपा में संरक्षित है, तो क्या लगता है कि भाजपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा बिरादरी या कम्युनिटी के लिए कुछ किए थे या नहीं किए थे? अब ये तो पडरौना की जनता उनसे पूछ रही है ना। पडरौना और कुशीनगर की जनता जानना चाहती है कि आप किस कुशवाहा समाज के गरीब के बेटे को उठाया और कहीं पे बैठाया। क्या कभी कुशवाहा समाज के किसी बेटे को आप अपने बगल की कुर्सी बैठाने का काम किया? नहीं किया। जो बात पिछड़ी की कर रहे हैं, पिछड़ी समाज में किस बेटे को, मैं पूछना चाहता हूँ। पडरौना की जनता जानना चाहती है, कुशीनगर की जनता जानना चाहती है कि किस कुशवाहा समाज के एक गरीब के बेटे को, सामान्य वर्ग, सामान्य विचारधारा के व्यक्ति को उठा के आपने सहयोग किया? किसी का नहीं किया। वो सबका साथ और अपना विकास पे विश्वास करते रहे। हमको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आप कैबिनेट मंत्री बनते हैं, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जी बदायूं से सांसद बनती हैं और अखिलेश यादव के परिवार के व्यक्ति को हरा के बनती हैं, वो भाजपा का ताकत थी। भारतीय जनता पार्टी की पहचान थी, राष्ट्रवाद विचारधारा की ताकत थी। आपकी पुत्रवधू को प्रमुख बनाया जाता है, आपके बेटे को ऊंचा हार से टिकट देती है भाजपा, चुनाव हार जाते हैं, उनका विषय है। कहीं ना कहीं इसके बाद कोई उनके घर में बचा ही नहीं। नहीं तो ऐसा लगता है कि जब जब पूरी समीकरण पे बात करते हैं, पूरा जो सिलसिला रहा उस क्रम पे नजर रखते हैं, तो भाजपा उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन असंतुष्टि कहाँ रह गई? देखिए, अगर असंतुष्टि थी, मैं पुनः कह रहा हूँ, असंतुष्टि थी तो 5 साल चुप क्यों थे? जब आचार संहिता लागू हो जाता है, सारे कार्य बंद हो जाते हैं,
आगामी चुनाव की बिगुल बज जाती है, इस महायुद्ध का शंखनाद हो जाता है, तब आप अनायास आते हैं और कहते हैं कि मेरा उपेक्षा हो रहा है। अगर उपेक्षा होती रही तो पहले बोलना चाहिए था माननीय मंत्री जी को। हम लोग माननीय मंत्री जी का सम्मान करते हैं। कुशीनगर की जनता, पटौना की जनता उस पर आंखों पर बैठाने का काम की थी। लेकिन आज आप सर्वे कर लीजिए वेदांत जी, कुशीनगर और पटौना की जनता कितना आज उनके प्रति क्या बोल रही है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमारे सूत्र भेजते हैं, वो बहुत फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास इन्फॉर्मेशन था 4 महीना पहले ही कि इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो क्या भाजपा कुशीनगर इस बात को डिटेक्ट करने में फेल्योर साबित हो गई थी? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम करती है, आना जाना लगा रहता है। आए थे, उनका स्वागत था, जा रहे हैं, स्वागत है। हमारे एक बात है कि न हमें आने की खुशी थी, न जाने का गम है। हम राष्ट्रवाद की विचारधारा पे काम करते हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा काम कर रही है। देश का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश का विकास पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। और जो वायदे 17 में पूज्य महाराज जी का मैनिफेस्टो में था, जो भाजपा का मैनिफेस्टो था, चुनाव का घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, जो हमने वादे किए उस वादे को पूरा किया है। इस 22 के चुनाव में जो हम वादे करने जा रहे हैं उसका भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। भाजपा जिला यूनिट में जैसे खास तौर पर कुशवाहा बिरादरी को देखते हुए आपका डिस्कशन, आपका भी नाम शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आप भी लगातार इतने सालों से लगे रहे हैं और एक तरह से पहले से भी फाजिल नगर के लिए भी आपको देखा जा रहा था, लेकिन इस समय अब स्कोप तो पूरे कुशीनगर ब्रॉड पे आ गया है। फाइनली में अब भाजपा की ये रहा है कि अंतिम समय में ही जो चेहरे हैं उनको सामने लेकर आती है। तो उस मद्देनजर हम आपसे भी ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर आपके नाम पर मुहर लगती है तो आपका क्या इंटेंशन है, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता राष्ट्रवाद की विचार पे काम करता है। चुनाव लड़ना हमारी मंशा नहीं, चुनाव लड़ना हमारा पेशा नहीं। राष्ट्रवाद के लिए अगर कोई व्यक्ति बाधक बनता है और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि फूलबदन कुशवाहा जी को भी चुनाव लड़ना है, हमें चुनाव लड़ने की मौका दिया जाएगा, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, चुनाव मेरी कोई पेशा नहीं, कोई मंशा नहीं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे विश्वास करती है, जो दायित्व देगी निभन करने को तैयार है। तो क्या लगता है इस बार कुशीनगर ठीक है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का विजन है, कुछ कुछ योगी जी का विजन है, लेकिन यहाँ पर कुशीनगर में मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब चीज पर क्या आप कुछ देख रहे हैं कि उसमें सुधार करने की जरूरत है, जिस पर अगर आपको आपके नाम पर मोहर लगता है तो उस पर कुछ कार्य होंगे? देखिए वेदांत जी, 17 से पहले कुशीनगर जनपद में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। गन्ना किसान परेशान रहता था। यहाँ पे सड़कें नहीं थीं, मेडिकल कॉलेज मिला है, ट्रॉमा सेंटर मिला है, सड़कों का जाल मिला है, अभी गोरखपुर में एम्स मिला, जो इस पूर्वांचल की एक बड़ी सौगात है। यूरिया की फैक्ट्री हमारे गोरखपुर में लगी, पूज्य महाराज जी की बदौलत लगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत लगी। हाँ, ये जरूर है कि अभी बहुत से विकास कार्य बाकी हैं, जो अगली कार्यकाल में पूज्य महाराज जी के द्वारा होना है। अगर मौका मिलता है तो पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से जो भी बन सकेगा कुशीनगर के लिए वो किया जाएगा। तो दो जगह हैं जिनको लेकर आपके नाम के लिए डिस्कशन है। सबसे प्राथमिकता तो फाजिल नगर के लिए दी जा रही है। तो फाजिल नगर में चीजें कुछ समझ पा रहे हैं कि फाजिल नगर आसान होगा या फिर भाजपा के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विधानसभा कठिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी एकमात्र उस कमल के फूल का वो ध्वजवाहक है, उस भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का ध्वजवाहक है। भारतीय जनता पार्टी का जो असली प्रत्याशी है वो कमल का फूल है। कमल का फूल जो भी प्रत्याशी लेके आएगा, जो भी हमारा नेता लेके आएगा, वो मेरा नेता होगा और वही वहाँ से विधायक होगा। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कमी नहीं दिख रही है जी। तो फाजिल नगर में क्या कुछ कमियां दिखती हैं? फाजिल नगर विधानसभा में माननीय गंगा सिंह कुशवाहा जी के द्वारा सरकार बनने के बाद बहुत से प्रयास करके अच्छे कार्य कराए गए हैं। जो सड़कें नहीं बन पा रही थी, सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, बहुत से काम किया है। गंगा सिंह कुशवाहा जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं और पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता हैं। उन्होंने बहुत सा विकास किया है। कुछ वहाँ पे कार्य अभी होने बाकी हैं, जैसे फाजिल नगर की विद्युत की समस्या कुछ हैं। अभी बरसात में आपने उठाया था, आपके चैनल के द्वारा श्रीवास्तव जी के द्वारा पूछा गया था, हम लोगों ने बताया, उस पर काम भी हो रहा है। अगले जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि विधायक कोई भी हो, फूलबदन कुशवाहा या अन्य कोई भी विधायक होता है जिसको पार्टी चुनाव लड़ाती है, वो वहाँ के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। तो अभी एक और डिस्कशन चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ, कहीं ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही थी, इस पे डेटा क्या है,
इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये डिस्कशन चला था कि आदित्यनाथ खुद अपना हिंदू युवा वाहिनी को थोड़ा संगठित रखते हुए उनके कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखे हुए हैं इस बार, और खुद आप हिंदू युवा वाहिनी से नेतृत्व करते हैं। तो क्या लगता है कि आदित्यनाथ की जो दावे किए जा रहे हैं इन बातों का, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो अभी माननीय मंत्री जी ने अपने फेसबुक आईडी पे पिछड़ों की बात लिखा है कि पिछड़ों का, दलितों का यहाँ पे सुना नहीं जा रहा, या कुछ भी लिखा उन्होंने। हमें याद है सन 2002 में जब मैं हिंदी वाहिनी का ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया गया था, हिंदी वाहिनी की हमारे तत्कालीन जिला टीम के द्वारा, फिर हमें 2004 में ब्लॉक संयोजक बनाया जाता है। 2009 में वेदांत जी, आपको आश्चर्य होगा, पूज्य महाराज जी गोरखनाथ मंदिर बुलाते हैं और हमें जिला महामंत्री का दायित्व देते हैं। और मैं कह सकता हूँ, एक गरीब का बेटा हूँ, मेरे पीछे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, संघ की शाखाओं से निकल के आया और हिंदी वाहिनी में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर स्तर पे जो मेरी क्षमता है हम मजबूत करने का प्रयास किए। और पूज्य महाराज जी सन 2009 में जिला महामंत्री बनाते हैं और आपके सहयोग से 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम जिला पंचायत सदस्य बन के आते हैं। हमने उस 5 साल के कार्यकाल में जो विकास की एक नई गाथा अपने क्षेत्र में लिखा था, आप उसको देख सकते हैं, संदीप जी को भी जानकारी है। पूज्य महाराज जी हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी मेरा मातृ संगठन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फूलवदन कुशवाहा जी जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और उसको लेकर ये अभी दावे कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमारा मातृ संगठन है, हम हिंदू वाहिनी एक सांस्कृतिक संगठन है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ने को तैयार है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहता है। इस जनपद में भय भूख भ्रष्टाचार को लेके, गरीबों के सम्मान को लेके, राशन माफियाओं को के खिलाफ जब यहाँ पे पदयात्रा पूज्य महाराज जी ने किया था, मुसहरों के सम्मान के लिए, भय भूख भ्रष्टाचार के लिए पदयात्रा किया था, हम लोग तमाम ऐसे कार्यक्रम किए हिंदू संगम के माध्यम से। ठीक है, वो सब बातें तो बात की बात है, अच्छे योजनाएं भी आई हुई हैं, नो डाउट, लेकिन उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पे हम बात करेंगे। उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार की एक तरह से बू नहीं, मतलब जो सबसे खराब शब्द है उसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनको पलीता लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार के रूप में, और वो कहीं ना कहीं सरकार भी तो छवि खराब है। तो आपकी भूमिका कहाँ आ जा रही है, आप लोग क्यों नहीं मॉनिटर कर पा रहे देखिए, हैं? भारतीय जनता पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल में, पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के इस 5 साल के कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य हुए हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। अगर कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति कोई लिप्त है तो ये सरकार उसे माफ़ वही नहीं की है, चाहे वो किसी स्तर पे रहे, बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पे हो। पूज्य महाराज जी के अगर ये बात जानकारी में आई है तो बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार मुक्त हम पूरा कर दिए हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करने का 100% प्रयास किए हैं। और हमारी सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और आने वाले दिनों में आपको इसका असर भी दिखने लगेगा। जब ये सब बातें आप कह रहे थे तो जीरो टॉलरेंस मेरे दिमाग में बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंड कर रहा था, तब तक आपने जीरो टॉलरेंस की भी बात कह दी है। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कुशीनगर समाचार भी आए दिन खबर दिखाता रहता है कि कितने ज़्यादा भ्रष्टाचार कुशीनगर के जिले में भी है, चाहे सड़क को लेकर हो गया हो। सड़क का एक तरफ हम दिखाते हैं कि 50 साल पहले बनी सड़क अभी भी 10 साल चलने को है, और ठीक उसी के बगल में एक सड़क ऐसा हो जाता है कि 3 महीने 4 महीने में उसके पूरी गिट्टी बाहर निकल आती है। तो सीधे सवाल यही है कि एक जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर लगाता है, सरकारी योजनाएं आ रही हैं तो भ्रष्टाचार पर अंकुश अगर लगाए तो वो योजनाएं दिखेंगी। कहीं ना कहीं से छवि सरकार की खराब हो रही है, मजा कोई और ले रहा है, तो उस पर क्यों नहीं आप लोग का ध्यान जा पाता है? बिल्कुल ध्यान है वेदांत जी। अगर कहीं सड़कें खराब जो बनाया वो ठेकेदार की गलती थी, हो सकता है कि उसमें विभागीय लापरवाही हो। जानकारी होने के बाद आपके इस कुशीनगर समाचार पे चलने के बाद कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आपको जानकारी करा दूं कि कई मामले में आपके चैनल पे चलने के बाद, एक आप पुल का प्रकरण चलाया था, मोतीचक ब्लॉक का था, उसमें भी कार्रवाइयाँ हुई। विभाग को इस बात को मानना पड़ा कि वो जो बोर्ड लगा था गलत था। तो ऐसे कई मामले हैं, उन्होंने उसमें कार्रवाइयाँ हुई हैं। हमें, हमारी सरकार काम कर रही है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। हाँ, बड़ा प्रदेश है, कुछ लोग, अधिकारी तो वही हैं जिनकी आदतें खराब थी। समाजवादी पार्टी के ज़माने में मिल बांट खाते थे, तो आदतें बिगड़ी हुई थी। सरकार आने के बाद और पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने अभी के बाद। कल आज तक को इंटरव्यू देते हुए अखिलेश यादव तो कह रहे थे, उन्हीं अधिकारी को दुहाई दे रहे थे कि अधिकारी किसी के नहीं होते हैं। तो अब तो ये नहीं रहे हैं। वो तो बात अखिलेश जी समझें, प्रदेश के मुखिया रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के ज़माने में जो बड़े पैमाने पे खेल होते थे, पूज्य महाराज जी ने, आपने देखा होगा PWD में जाइए, सारे काम ऊपर से मैनेज होते थे। आज प्रहरी ऐप लाके पूज्य महाराज जी ने जो नकेल कसी है कि 1 लाख का भी काम कोई मैनेज नहीं कर सकता है।
प्रादेशिक के रूप में काम हो रही है। आप किसी विभाग में जाइए, किसी भी विभाग में, यहाँ तक ग्राम सभा स्तर पे जाएंगे तो जियो टैगिंग कराई जा रही है। यानी जिस एंगल से आप उस काम के विकास की परियोजना का फोटो लिया है, अगर एंगल बदल के काम का फोटो लगाएगा तो पेमेंट नहीं हो सकता है। पूज्य महाराज जी की सरकार आने के बाद सारे भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं, सारे लोग डरे हुए हैं कि कहीं गलती करेंगे फिर जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, इतना जब आपकी बातें हम सुन लिए हैं तो एक हमारे ऊपर भी भरोसा कायम हुआ है कि चलिए, जब आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, तो कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचार की खबरें दिखाएंगे तो आपसे सवाल जरूर करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो। बिल्कुल, आप देखिए हमारे तो मीडिया के कर्मी सहयोगी हैं। मैं मानता हूँ कि अगर हमारी कोई कमी है, अगर मीडिया के लोग दिखाते हैं तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारी कमी कहाँ रह गई, हमसे गलती कहाँ हो रही है, हमारे कार्यों में, या हमें कोई आके तो गुमराह तो नहीं कर रहा। कोई हो सकता है गुमराह करने वाला, हमें आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई जरूर होंगी। चलिए, जैसे कि अभी डिस्कशन हम कर ही रहे थे, सर्वे भी चल रहा है यही कि आपके नाम पर मुहर लग सकता है किसी भी विधानसभा में। लेकिन अगर पडरौना का हम एक तरह से देखें तो जबरदस्त फाइट होने वाली है, क्योंकि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का योद्धा आगे कौन चिंता नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का युद्ध का असली चेहरा तो कमल का फूल है। जो भी व्यक्ति कमल का फूल लेके आएगा, इस पडरौना की धरती पर कमल खिलाएगा। माननीय मंत्री जी लड़े, उनका भी स्वागत है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। मेरा एक छोटा सा बूथ अध्यक्ष भी टिकट पाता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई बूथ का अध्यक्ष भी टिकट पाता है तो जेपी नड्डा जी का ताकत रखता है। तो कहीं इसमें भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन चला गया कौन आ गया। अच्छा, टिकट बंटवारे को लेके देखा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे भी सामने आ जाते हैं जो बाहर के रहे हैं, जैसे खुद ही मौर्य जी का ऐसा हिस्ट्री रहा, और कुछ काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले भी रहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार का जो बंटवारा है वो किस आधार पर होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का बंटवारा कार्यकर्ताओं के आधार पे होता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान सर्वोपरि है। हम किसी मुद्दे पे समझौता नहीं करते। हम भारत माँ को डायन कहने वालों का समर्थन नहीं करते, भारत माँ को गाली देने वालों का समर्थन नहीं करते। हम किसी का तुष्टिकरण नहीं करना चाहते, और जो भारत माँ को गाली देता है, जो भारत माँ को डायन कहता है, उसको बर्दाश्त भी नहीं करते। हमारे पास तमाम स्रोत हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे वॉलंटियर हैं। एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की मद्दा रखता है। हमारे माननीय जेपी नड्डा जी भी अपने ग्राम सभा के, अपने क्षेत्र के, अपने बूथ के पन्ना प्रमुख हैं। तब तो आपने एक जो शब्द बोला है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता है, तो वो कोऑर्डिनेशन कैसे बन पाएगा? जैसे कि सभी की तो इच्छा रहती होगी कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, तो फिर वो आपसी कैसे हमारे पार्टी में, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पे संस्कृति और सम्मान है, सभ्यता है। यहाँ पे थोपा नहीं जाता, यहाँ परिवारवाद नहीं है। यहाँ पे परिवारवाद के नाम पे टिकट नहीं मिलता। जो अच्छा काम करेगा, जो पार्टी की नज़र में अच्छा करेगा, आपको आश्चर्य होगा। केशव मौर्य जी को उठाएं आप, केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बनाए, पहली बार विधायक बने थे केशव मौर्य जी, और पहली बार मुख्यमंत्री विधायक बनने के बाद पार्टी को लगा कि नहीं, इनके अंदर क्षमता है काम करने की, पिछड़ों की आवाज़ बन सकते हैं, गरीबों की आवाज़ बन सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप जरा कल्पना करिए कि चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? अच्छा, कल जब इन्होंने पोस्ट कर दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि हम भाजपा छोड़ रहे हैं, इन इन नीतियों की वजह से हम छोड़ रहे हैं, उसके बाद केशव मौर्य जी ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया था कि ये जो है दबाव, मतलब जल्दीबाजी में फैसला हो सकता है, एक बार एक तरह से मौका दे रहे थे। तो उसके बाद से और भी चर्चाएं चलने लगी कि अब क्या केशव मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और 2-3 नामों को और लेकर ये पूरे कयास लगाने में क्या जाता है? कयास लगाने में कुछ जाता नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता कयास तो 4 महीने पहले इनके लिए भी लगाए जा रहे थे, मैं वही कह रहा आज हूँ। हकीकत हो गया। बिल्कुल सही है। राजनीति में कौन कब कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन माननीय केशव जी भारतीय जनता पार्टी के वो योद्धा हैं जो दुर्दिन को भी देखा है, वनवास को भी काटा है। वनवास काटने के बाद जब पहली बार विधायक बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस चेहरे को अगर हम प्रदेश में लाएंगे तो प्रदेश में पिछड़ों का एक आवाज़ बनेगा, और आज आवाज़ बन के माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी काम कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी एक अच्छी नेत्री हैं, अच्छा काम कर रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में हैं और केंद्रीय नेतृत्व उस पर तय करेगा। तो अब फाइनली इनसे जान लेते हैं कि अब अगर इनके चुनावी समय में इनके नाम पर मुहर लग जाता है तो किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। चूंकि हम शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं करेंगे, कुशीनगर के नेतृत्व में बताइएगा कि किन किन मुद्दों पर आप अपने तरफ से क्या समझ पाए हैं, किन मूलभूत जरूरतों को समझ पाए हैं जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। एक मतलब एक पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं, एक समाज में घूमते हैं, उस अनुभव को बताइएगा। और इस समय आपको दबाव हमको नहीं लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि आपके नेता चले गए हैं। नहीं, दबाव कभी नहीं रहा वेदांत जी। हम लोग तो
पूज्य महाराज जी के साथ काम करते रहे। पूज्य महाराज जी का राष्ट्रवाद और विकास एजेंडा था। हम विकास के मुद्दे पे काम करते रहे और विकास हमारी धुरी रही। इस जनपदों में गरीबों को आवास दिलाना, गरीबों को मेडिकल सुविधा मिल जाए, गरीबों को आवास राशन मिल जाए, यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा मजबूत हो जाए, बच्चों को शिक्षा बेहतर तरीके से मिलने लगे। कुशीनगर जनपद में सारे मुद्दों पे पूज्य महाराज जी काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल, मतलब जो काम करेगा यहाँ पे स्थानीय प्रतिनिधि उन्हीं को हम करेंगे। नहीं, बिल्कुल हम लोग लोकल है। हम लोग कहाँ विदेश के हैं, हम लोग तो लोकल हैं। जो आए थे वो चले गए। हम उस पर चर्चा करना नहीं चाहते। हम लोग कुशीनगर के निवासी हैं। कुशीनगर में विकास के लिए पूज्य महाराज जी का जो रोड मैप है वो कुशीनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले दिनों में देश के सबसे अच्छा और विकसित प्रदेश बनाने में सक्षम होगा। और आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के जमाने में प्रदेश की स्थिति कहाँ पे थी, आज प्रदेश की स्थिति कहाँ पे है। सारे गुंडा माफिया जेल के अंदर हैं, या तो जेल में है या बेल खुलवा के फिर जेल चले गए, या देश छोड़ने के लिए, प्रदेश छोड़ने के लिए विवश है। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मातृशक्ति भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, किसान भी सुरक्षित है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हैं। जो दिक्कतें थी उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। उम्मीद है कि इस शब्द को ये पिरो लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार यही शब्द आपसे पूछने वाले हैं। चाहे आप एक विधायक के तौर पर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तभी भी, और वो मौका कहीं ना कहीं अगर जो भी होगा आगे देखा जाएगा, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे फूलबदन कुशवाहा जी से। इनको एक तरह से कुशवाहा बिरादरी को संतुष्ट करने के लिए, चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए हैं, सपा का दामन थाम लिए हैं, तो वो फुलफिल करने का एक भाजपा के तरफ से एक चेहरा दिख रहे हैं। तो ऐसे में विधानसभा भी तय नहीं है कि किन विधानसभा पे इनके नाम की मुहर लग सकती है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में कुशवाहा बिरादरी में सबसे अव्वल तौर पर नजर आ रहे थे। तो इनसे हमने समझा कि अपने विजन को क्या रखते हैं और यहाँ के जो कुशीनगर की जन समस्याएं हैं उसको लेकर कितने इनके दिमाग में क्लियरिटी है। फिर हम आगे चल के इनसे और बातें करेंगे। जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, जो चुनावी हलचल आएगा उस पर भी बातें होंगी। और उसके बाद से अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप जीतते हैं तो इंटरव्यू भी आपका करेंगे और उस समय विजन भी जानेंगे। वादा करते हैं कि पहला इंटरव्यू आपको देंगे और पूरा पूज्य महाराज जी का जो रोड मैप होगा आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो कुशीनगर समाचार को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम कुशीनगर के खबरों को सबसे प्रमुखता से यहाँ पर दिखाते हैं। तो कुशीनगर समाचार देसी पत्रकार अर्जुन वेदांत को अभी दीजिए इजाजत। जय हिंद।